ठीक है। अच्छा, तो ये थी हमारे पास नेस्टेड एरे, जिसको हम टू डिमेंशनल एरे भी बोलते हैं। ठीक है। फिर हमारी मर्जी होती है, हम थ्री डिमेंशनल एरे भी बना सकते हैं, फोर डिमेंशनल एरे भी। ठीक है, वो आगे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें चली जाती हैं, लेकिन अभी हम डिस्कस मोस्टली जो डिस्कस हो रही होती हैं या यूज़ हो रही होती हैं, मोस्टली हमारे पास टू डिमेंशनल एरेज यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है, और बहुत कम हमारे पास थ्री डिमेंशनल में जाता है, तो इसलिए हमने टू डिमेंशनल को देखा। ठीक है, तो मैंने ये कमेंट आउट कर दिया। थोड़ा सा हमने क्या कर रहे हैं कि हमने इस पे फॉर लूप लगा के चेक करना है कि ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही थी इसमें। ठीक है, फॉर लूप लगाने के बाद फिर हम क्या डिस्कस करेंगे, मेथड्स को डिस्कस करेंगे जावा के अंदर। अच्छा, ये तो इस तरीके से तो हमने प्रिंट करवा लिया इसे। ठीक है, अब हम फॉर लूप लगाएंगे फॉर आई इन, सॉरी ये तो पाइथन का सिंटैक्स है, इंट आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आती है जी, कंडीशन आती है। तो हमने लेस देन चलाना है किसके, माई नंबर्स डॉट लेंथ के। ठीक है, फिर हमने क्या करवाना होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाना होता है, तो हमारे केस में हमें इंक्रीमेंट करवाने की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा लूप हमारा, पहले इस पे जाएगा फिर इस पे जाएगा, क्योंकि इसकी लेंथ जो सी है वो हमारे पास टू है। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम देखें कि जो अंदर जीरो इंडेक्स पे जो हमारे पास एलिमेंट है वो एक एरे है, और उस एरे की लेंथ फोर है हमारे पास, और जो सेकंड एरे है उसकी लेंथ हमारे पास थ्री है। ठीक है, तो हम डॉट लेंथ फंक्शन को यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा नेस्टेड फॉर लूप का। ठीक है, तो टू डिमेंशनल एरे जो होती है उसमें एलिमेंट्स को, सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम टू डिमेंशनल एरे लगाते हैं। तो मैं इसको इनिशियलाइज कर लेता हूँ। ठीक है, फिर जे लेस देन मेरे पास क्या आएगा जी, यहाँ पर आप में से कोई मुझे गाइड करे कि ये हमारे पास एरे है, मैंने इस एरे को टारगेट करना है। ठीक है, और इसकी लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट करके देनी है, तो मैं किस तरह दूंगा। उसकी इंडेक्स मेंशन करेंगे और आगे फिर डॉट लेंथ, नहीं डॉट लेंथ के बाद आई थिंक इंडेक्स मेंशन करेंगे, दैट्स माय आइडिया, नॉट श्योर। ओके, अगर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कह दिया कि आई इंडेक्स, आई इस वक्त मेरा क्या है, जीरो है। जीरो इंडेक्स पे जो हमारे पास लिस्ट है, ठीक है, ये उसको एक्सेस कर लेगा। उसको एक्सेस करने के बाद मैं कहता हूँ कि इसकी जो लेंथ है आपने उस पर आइटरेट करना है। ठीक है, और उसके बाद जे में इंक्रीमेंट करते जाना है। तो ये क्या करेगा, आई तो हमारा जीरो है। ठीक है, ये जीरो इंडेक्स पर ये एरे उठाएगा और उसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेगा। उसकी लेंथ हमारे पास क्या है जी, फोर है। तो जे हमारा जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, और लेस देन फोर चला जाएगा। तो मतलब थ्री इंडेक्स पे हमारे पास क्या पड़ा है, फोर पड़ा है। उसको एक्सेस हम कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, बाकी इसको ड्राई रन भी करते हैं ताकि हमारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाए। यहाँ पर मैं क्या प्रिंट करवाऊँ, नंबर्स को भी प्रिंट करवा लेते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे आई इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है उसके अंदर जे इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो प्रिंट करवाना है। ठीक है, और लेट मी चेक कि मैंने सारा कुछ बाकी कमेंट किया हुआ है, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। यस। अच्छा, तो ये लाइन इस वक्त इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम इसको ड्राई रन करते हैं। अच्छा, जीरो इंडेक्स पे मेरे पास ये लिस्ट पड़ी है, वन इंडेक्स पे मेरे पास ये लिस्ट पड़ी है। ये लोग क्या करेगा, आई जीरो है। ठीक है, जीरो लेस देन इसकी लेंथ के है, क्योंकि इसकी लेंथ जो सी है, माई नंबर्स की लेंथ कितनी है आप मुझे ये बताइएगा। टू। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली टू है मेरे पास। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इससे लेस देन चलेगा। तो इस वो जीरो है, चलेगा, इस लूप में आ जाएगा। इस लूप में मेरे पास जे की वैल्यू क्या है जी, जीरो है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जीरो को चेक करेगा कि आई इंडेक्स पर जो लिस्ट है क्या जीरो उसकी लेंथ से लेस देन है, बिल्कुल लेस देन है। ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आके क्या कहेगा, माई नंबर्स के अंदर
जीरो इंडेक्स आई की वैल्यू 0 थी, जीरो इंडेक्स पर जो लिस्ट पड़ी है उसके अंदर भी जे की वैल्यू क्या है, 0 है, वो मुझे दे दो। तो ये पहले केस में 1 मुझे दे देगा। फिर ये लूप दोबारा इंक्रीमेंट की तरफ जाएगा, जे हमारा क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। ठीक है, आई हमारा स्टिल 0 है। ये लूप पूरी तरह चलेगा, उसके बाद दोबारा इस लूप की तरफ जाएंगे हम। तो जे की वैल्यू मुझे क्या मिली, 1 मिली। तो 1 इंडेक्स पे मुझे क्या मिला, 0 इंडेक्स पे मुझे लिस्ट मिल गई, और 1 इंडेक्स पे मुझे नेक्स्ट एलिमेंट मिल गया, दैट इज 2। फिर जे में इंक्रीमेंट हुआ, जे में इंक्रीमेंट हुआ तो जे की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, 2 हो गई। ठीक है, और आई स्टिल 0 है, तो 0 इंडेक्स पर जो मेरे पास लिस्ट है उसके अंदर ये जो 2 इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा है 3, ये मुझे मिल जाएगा। ठीक है, फिर आई जे में इंक्रीमेंट होगा, जे हो जाएगा मेरे पास 3, और 3 इंडेक्स पे मेरे पास 4 है, 4 को प्रिंट आउट कर देगा। फिर इंक्रीमेंट की तरफ जाएगा, और लूप जे की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 4 हो जाएगी, और ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या 4 लेस देन, ठीक है, आई इंडेक्स पे जो लिस्ट पड़ी थी उसकी लेंथ कितनी है, 4 है, तो क्या 4 लेस देन 4 है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इसके बाद ये दोबारा लाइन नंबर 76 पे जाएगा। 76 पे जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा जी, इंक्रीमेंट हो जाएगा आई में। अब आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है, 1 हो गई है। आई की वैल्यू 1 होने का मतलब ये है कि अब हम इस लिस्ट को एक्सेस करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर लूप में आएगा, जे हमारा 0 होगा। ठीक है, जे लेस देन, इसकी लेंथ कितनी है, 3 है मेरे पास, लेस देन 3 चलेगा ये टाइम। ठीक है, और यहाँ पर आई की वैल्यू मेरे पास क्या थी जी, 1 थी, और जे की वैल्यू मेरे पास क्या थी जी, वो 0 थी। तो 0। 1, एग्जैक्टली exactly। तो 1 इंडेक्स पे मेरे पास ये लिस्ट पड़ी है, और 0 इंडेक्स पे मेरे पास क्या है जी, 5 है। ठीक है, ये 5 को प्रिंट कर देगा, फिर जे में इंक्रीमेंट होगा, 6 को प्रिंट कर देगा, फिर जे में इंक्रीमेंट होगा, 7 को प्रिंट कर देगा, फिर जे में इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, और यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने के बाद ये क्या करेगा, दोबारा ये लाइन नंबर 76 में जाके आई में इंक्रीमेंट करेगा। तो आई में इंक्रीमेंट करेगा तो आई की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर ये कंडीशन चेक करेगा यहाँ पर कि क्या 2 लेस देन, ठीक है, इसकी लेंथ के है, तो 2 इक्वल आ गया, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो हमारा लूप क्या होगा, यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास जो नेस्टेड एरे होती है उसको हम इस तरीके से ट्रेवर्स करते हैं। ये सबको क्लियर है? अगर किसी को हल्की सी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप फ्रीली पूछें, हम इसको दोबारा ड्राई रन कर सकते हैं। क्लियर है। ज़बरदस्त। तो फिर मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपली कमेंट कर देता हूँ, और अब हम डिस्कस करते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा कोड है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ताकि जगह हमारे पास खाली हो जाए। अच्छा, तो हमारे पास हम फंक्शंस क्यों बनाते हैं? हम फंक्शन इसलिए बनाते हैं ताकि जो काम हमने बार बार करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, उसका एक फंक्शन बना के रख लें, क्योंकि उस काम को जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम सिंपली उस फंक्शन को कॉल कर लें और हमारा वो काम हो जाए। जब जब ज़रूरत पड़े उस फंक्शन को कॉल कर लें और हमारा काम हो जाए, हमें बार 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 वो कोड लिखने की ज़रूरत ना पेश आए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फंक्शंस को बनाते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक कंसेप्ट बिगिनर्स के लिए माइंड में क्लासेस और फंक्शंस का ये रखने का तरीका है। ठीक है, क्योंकि जिस वक्त हम एडवांस पे एडवांस चीज़ों को टच करेंगे उस वक्त चीज़ें मज़ीद क्लियर होती जाएंगी। तो मैं एडवांस लेवल पे रह के बात कर, ओ सॉरी, बेसिक लेवल, बिगिनर्स लेवल पे बात करता हूँ कि क्लासेस हमारे पास बेसिकली क्या होती हैं कि इसमें हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये क्लास बन गई माई क्लास, इसमें मेरे पास 10 फंक्शंस हैं। अब मुझे कभी भी उसमें क्लास में जो फंक्शंस हैं उनको कॉल करने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि इस क्लास के अंदर जाओ। ठीक है, इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और फिर मैं कहूंगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास इस नाम से फंक्शन पड़ा है, उस फंक्शन को कॉल कर लूंगा। ठीक है, अगर कोई और किसी और नाम से फंक्शन पड़ा है मैं उसको कॉल कर लूंगा, और वो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जोन सा था, ये समझ में आ गया। क्लास जोन सा है, इसमें मल्टीपल हम फंक्शंस डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसी क्लास के थ्रू हम जितने भी उसमें फंक्शंस होंगे हम उनको एक्सेस कर सकते हैं, उसमें जो भी हमने रखा होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई?
यस सर। ओके, जबरदस्त। तो हम ऐसा करते हैं, हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, ठीक है, ताकि चीज़ों को मज़ीद अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा, हमने जैसे शुरू में देखा था कि हमारे पास जो स्टैटिक नाम का फंक्शन होता है ना, ठीक है, वो ऐसा फंक्शन होता है हमारे पास जिसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टैटिक यूज़ नहीं करते अपने फंक्शन के अंदर, तो फिर हमें लाजमी उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है ताकि हम उस फंक्शन को यूज़ कर सकें, ठीक है। जिस वक्त हम कोई एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे होंगे, तो फिर हमें उनके सिनेरियोज का ना पता चलना शुरू हो जाएगा कि अच्छा, ये फंक्शन हम इस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, ये सिनेरियो तो हम ये फंक्शन, इस टाइप के फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि स्टैटिक, इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जिसमें से हमने स्टैटिक ना लिखा हो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे। तो ये मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है। इस फंक्शन को मैंने पब्लिक रखा, पब्लिक कीवर्ड्स हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रख लेंगे, पब्लिक ऐसी चीज होती है जो पब्लिक होती है, ठीक है। मतलब उसको पब्लिक एक्सेस कर सकती है, उसको कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। पब्लिक वो चीज़ होती है, अपनी एप्लीकेशन के अंदर हम कहीं पे भी पब्लिक को एक्सेस कर सकते हैं। और स्टैटिक हो गया कि हमें उसके ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वॉइड क्या हो गया, वॉइड एक ऐसी चीज़ समझ लें, ठीक है, मैं सिंपल वर्ड्स यूज़ करने लगा हूँ। वॉइड ऐसी चीज़ होती है हमारे पास कि मतलब फॉर एग्जांपल हमें फंक्शन में कुछ भी रिटर्न ना करवाना हो तो हम वॉइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमने फंक्शन के अंदर कुछ रिटर्न करवाना हो तो हम उसकी यहाँ पर डेटा टाइप मेंशन करते हैं। अगर हमें स्ट्रिंग को रिटर्न करवाना है तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग मेंशन करेंगे, अगर हमें इंटीजर को रिटर्न करवाना है तो हम इंटीजर को यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है जी, फंक्शन का नाम, ठीक है। मेथड भी बोलते हैं, फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। मोस्टली लैंग्वेजेस में हम ये कह रहे होते हैं मेथड, मोस्टली लैंग्वेजेस में हम उनको फंक्शन के नाम से याद कर रहे होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें सेम है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। फंक्शन और मेथड एक ही चीज़ है, तो आप जो लफ्ज़ यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब हमने फंक्शन तो पता चल गया। अब जब भी हमने कोई फंक्शन कॉल करना होता है, ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हर दफा हमारा काम तो सेम है, ठीक है, लेकिन हमारी वैल्यूज चेंज होंगी, ठीक है, जिन पे उसने जमा करना है या माइनस करना है, ठीक है, चेंज होंगी। तो फिर हम क्या करते हैं, पैरामीटर पास कर देते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर मैंने ये स्ट्रिंग, ठीक है, सी के नाम से मैंने पैरामीटर पास कर दिया, कि मतलब मैं जब भी ये फंक्शन कॉल करूंगा माई मेथड का, तो मुझे उसके अंदर एक स्ट्रिंग को पास करना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रिंग को पास करना पड़ेगा, और फंक्शन के अंदर, उधर तो स्ट्रिंग पास हो गई, ठीक है, लेकिन फंक्शन के अंदर जो स्ट्रिंग पास हुई होगी उसको मैं सी नाम से यूज कर सकता हूँ। तो जो भी स्ट्रिंग पास होगी वो आके किस में स्टोर हो जाएगी, मेरे पास सी में स्टोर हो जाएगी। और इस सी को मैं अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर ये तो मैंने एक फंक्शन बना लिया स्टैटिक, ठीक है। अब हमने क्या बनाया था, एक मेन फंक्शन बनाया था। अच्छा, मेन फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम जस्ट चेक कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रिंग बना ली, ठीक है, ए नाम से, और उसमें मैंने ये हेलो स्टोर कर लिया। दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। तो चीज़ें बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करनी है। हमारे यहाँ पे मेथड का नाम क्या है, फंक्शन का नाम क्या है? माय मेथड। एग्जैक्टली exactly. तो मैंने जब भी इस फंक्शन को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करना है तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने माई मेथड को यूज करना है। तो मैंने यहाँ पर जस्ट माई मेथड लिखा, ठीक है, और पैरेंथेसिस के अंदर जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था कि इसके अंदर स्ट्रिंग आएगी ही आएगी, वो मैंने एक वेरिएबल जो मेरे पास था स्ट्रिंग टाइप का, वो मैंने इसके अंदर पास कर दिया। जैसे ही पास किया, फंक्शन कॉल हो गई, फंक्शन कॉल हुई तो ये फंक्शन के पास ये ए वाला वेरिएबल लेकर चला गया, ठीक है। जैसे ही फंक्शन के अंदर आया तो जो वैल्यू लेकर आया था वो मेरे पास अब स्टोर हो गई सी में। अब इसमें मैं सी के साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ, ठीक है। सी में मेरे पास क्या आ गया, हेलो आ गया। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करवा के देखता हूँ क्या वहां पर एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा।
ठीक है, तो ये मेरे पास हेलो प्रिंट होके आ गया है क्योंकि मैं यहाँ पे जस्ट प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब देखें, मुझे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आई। मैंने एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग का और वो फंक्शन को पास कर दिया। फंक्शन के अंदर गया और जाके उसने जो काम करना था कर दिया। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमें ये यहाँ पर सेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मुझे यहाँ पर कुछ भी डिफाइन नहीं करना, मैं इसके अंदर सिंपली इस तरीके से हेलो लिख सकता हूँ। तो फिर क्या होगा, फंक्शन कॉल हुई, मैंने यहाँ पर कोई पैरामीटर सेट नहीं किया था, इसका मतलब है फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं भेजना, जस्ट जो फंक्शन के अंदर सिंपल सी चीजें हैं उनको चला दो। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, इसने मुझे हेलो दे दिया। तो ये क्लियर है कि पैरामीटर पास करना और पैरामीटर के बगैर फंक्शन को कॉल करना क्या होता है, कैसे होता है। ओके, जबरदस्त। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया। यहाँ पर मैं दोबारा से सी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग सी और इसके अंदर ए को पास कर देता हूँ। ये तो मेरा सिंपल काम हो गया स्टैटिक के साथ। लेकिन अगर मैं स्टैटिक यूज नहीं कर रहा तो फिर ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं ताकि हम उस फंक्शन को यूज कर सकें। तो मैंने पब्लिक वॉइड के नाम से फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने रखा मेथड टू। ठीक है, मेथड टू के अंदर मैंने प्रिंट करवाया किसे, हेलो को। इसमें हेलो को नहीं, हम ऐसा करते हैं कुछ और प्रिंट करवा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं वर्ड लिख देता हूँ। ठीक है, वर्ड लिख दिया ताकि हमें पता चल जाए क्या चीज हुई है। अच्छा, अब बेसिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का बेसिक सिंटैक्स हमारे पास होता क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब मेरी क्लास का नाम क्या है जिसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाना है, माई क्लास। ठीक है, वो माई क्लास यहाँ पर आ गया। फिर ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखना है आपने, वो मैंने यहाँ पर नाम, जिस तरह वेरिएबल का नाम रखते हैं ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पर आपने रखना है। वो ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, फिर आपने न्यू कीवर्ड बनाना है कि आप न्यू बनाने लगे हैं किसका, माई क्लास का। तो ये सिंटैक्स है जिसको हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो जिस वक्त हमारे पास ये ऑब्जेक्ट क्लियर ये क्रिएट हो जाएगा, फिर मैं कह सकता हूँ अच्छा ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ और माई मेथड टू को मैंने कहा कि इसको मैंने कॉल करना है। तो माई मेथड टू के अंदर जो काम था वो यहाँ पर कॉल हो जाएगा और उसने जो उसके अंदर हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे वो ऑपरेशन परफॉर्म होके आ जाएंगे। ठीक है, पहले इसने हेलो दे दिया, फिर इसने मुझे क्या दे दिया जी, वर्ड दे दिया। ये क्लियर हो गया सर जी। सर हम स्टैटिक मेथड में ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं क्या? नहीं, स्टैटिक जो मेथड होता है उसमें हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम स्टैटिक यूज नहीं करते तो फिर हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन थोड़ा सा वापस रिपीट कर सकते हैं? यस बिल्कुल। अब देखें, ये तो था हमारा फंक्शन जिसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं और ऑब्जेक्ट वाले को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सही। अब हमने वो फंक्शन जिसके साथ स्टैटिक यूज नहीं किया होता, वो ये मेथड टू, माई मेथड टू, आप मुझे मेरी बात का जवाब दीजिएगा कि माई मेथड टू जिस क्लास के अंदर मैंने डिफाइन किया हुआ है उस क्लास का नाम क्या है? मेन माई क्लास। एग्जैक्टली, क्लास। माई क्लास। यस, माई क्लास। ठीक है, तो मैंने कहा कि माई क्लास, फिर आगे ऑब्जेक्ट का जो भी आपने नाम रखना है वो रख सकते हैं। फिर आपने कहा कि आप न्यू ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं माई क्लास का। ठीक है, तो ये जो तीन चीजें हैं ना, ये तो आपकी सेम रहेंगी। ठीक है, बस क्या होगा जी, आपकी क्लास का जो नाम होगा वो क्लास का नाम आप इन दो जगह पे यूज करेंगे। और न्यू कीवर्ड तो आपने यूज करना ही करना है। यहाँ पर ये आपके लिए ऑप्शनल होता है, आप जो चाहें वो नाम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने जस्ट सिंटैक्स फॉलो करना है और हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर से जो भी हमने मेथड को एक्सेस करना है वो कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो सही। ऑब्जेक्ट बन गया। हमने कहा कि ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ और मेथड टू को एक्सेस करना है। तो इधर से मेथड टू को मैंने एक्सेस किया और उसके अंदर जो काम हो रहा था वो हो गया। सही। तो इतना 100% क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी मेरा अस्सलाम। क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप क्या होगी इधर?
ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप, जी ऑब्जेक्ट बेसिकली हमारे पास एक एड्रेस होता है ना, जी जी ठीक। ठीक है, और एड्रेस की क्या डेटा टाइप होती है? आई थिंक कोई डेटा टाइप नहीं होती, एड्रेस एड्रेस ही होता है, ओके ओके। ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल में हमें इतना डेप्थ में जाएंगे ना तो बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो अभी बस आप इतना समझ लें कि हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो हमारे पास जो भी फंक्शन है, ठीक है, हम उसको उस ऑब्जेक्ट में से कॉल कर सकते हैं डॉट लगाकर, बस, ठीक है। तो इतना तो सबको क्लियर है ना जितना इस वक्त हो गया? ओके क्लियर। ठीक है, जबरदस्त। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा फंक्शन जो बना हुआ है, ठीक है, इसको बल्कि मैं ना ऐसा करता हूँ कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि मैं कोड जिस वक्त शेयर करूँ तो ये सारी प्रैक्टिस आप लोगों के पास अवेलेबल हो, आप देख सकें। ठीक है, अब ये चीजें मैंने स्पेस दी, इनके सामने टैब प्रेस किया, ठीक है, वो वैसे भी चल जानी थी, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखूं कि मेरी ये जो क्लास है, ये चीज क्लास, ये फंक्शन क्लास के अंदर आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर टैब प्रेस करके दिया ताकि इजीली देख के मुझे समझ लग जाए, अच्छा ये जो लाइन लिखी हुई है ये इसके अंदर है, ठीक है। तो ये होती है थोड़ी ब्यूटी कि अगर कोई न्यू पर्सन आपके कोड को देखना चाह रहा है तो उसको समझने में थोड़ी आसानी हो, ठीक है, इसलिए हमें इसको थोड़ी चीज का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। अगर आप ना रखें तो आपका काम तो चल जाएगा, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप थोड़ा सा इंडेंटेशन का ख्याल रखें, ठीक है। अच्छा, तो ये मैं चाहता हूं कि मेरे पास यहाँ पे जो टाइप है वो मैं इंट मेंशन करूं, ठीक है। अब मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया था कि void यूज करते हैं, इंट यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, तो आप में से क्विकली कोई मुझे बता देगा कि void और इंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर इंटीजर टाइप की कोई चीज वैल्यू रिटर्न करानी होगी तो इंट यूज करेंगे, और अगर कुछ रिटर्न नहीं कराना तो फिर हम बाइट यूज करेंगे। एग्जैक्टली exactly. तो अगर हमने यहाँ पर कुछ रिटर्न करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। अगर इंटीजर को रिटर्न करवाना है तो इंट लिखा हमने, ठीक है। अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना तो फिर हम यहाँ पर void यूज करते हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर रिटर्न करवा लेता हूँ, रिटर्न क्या करवाऊँ जी, फॉर एग्जाम्पल मैं कह लेता हूँ कि a प्लस बी, तो लेट मी चेक, थोड़ा सा इसको ना खोल के लिखते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का मेरे पास a वेरिएबल आ जाए और उसके अंदर मैं b को प्लस करवा दूँ, ठीक है, c के साथ। अब आप ये देखें कि b और c जो सा है वो मेरे पास डिफाइन नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर b और c को पास करना पड़ेगा इंट c, ठीक है। लेकिन अब मुझे रिटर्न करवाना है a को, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जहां पर भी मुझे ये दो वैल्यूज को ऐड करवाना है मुझे वहां पर इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, और जहां पर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा वहां पर मुझे एक इंटीजर b और एक c जो सा है इसके लिए वैल्यूज को पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल FIR, ठीक है, इसकी मुझे डेटा टाइप यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी FIR, और इसके आगे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 12, और फिर मुझे चाहिए, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 20, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस वक्त मैं ये फंक्शन को कॉल करूंगा तो मुझे FIR को, ठीक है, और किसको, सेकेंड को यहाँ पर पास करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इन दो वैल्यूज को पास करूंगा इसको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो सीक्वेंस है ना ये हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट में जो हमने चीज रखी होगी वो फर्स्ट वाले इधर के पास जाएगी, ठीक है, जो सेकंड पे चीज रखी होगी वो सेकंड वाले के पास जाएगी। तो इस चीज का हमने ख्याल रखना है। तो मैंने फर्स्ट में हमारे पास क्या था जी 12 था, सेकंड में हमारे पास क्या था जी 20 था, तो मैंने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। जैसे ही पास किया तो मैंने बी और सी में जो वैल्यू आई थी उनको ऐड करवा कर ए में स्टोर कर दिया। ए में स्टोर करने के बाद मैंने कहा कि चलें ठीक है आप इसको रिटर्न कर दें, ठीक है।
तो ये वैल्यू रिटर्न होकर इस लाइन पे आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको चलाकर देखते हैं कि क्या इश्यूज आते हैं हमारे पास। ठीक है, इसने वर्ल्ड को प्रिंट करवा दिया, लेकिन आप में से कोई मुझे बताए कि इसने ये ए के अंदर जो वैल्यू ऐड हो रही थी वो प्रिंट क्यों नहीं करवाई? क्योंकि हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नहीं कराया। एग्जैक्टली तो वो मुझे कहाँ पे करवाना होगा? फंक्शन के अंदर। नहीं, हम रिटर्न करवा रहे हैं ना। ठीक है, हम यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ, तो यहाँ पर कैसे प्रिंट करवाऊंगा? तो यहीं पे मेरे ख्याल से नेक्स्ट लाइन में अगर हम नहीं हमें फिर हाँ हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख के ये ऑब्जेक्ट जो है आई थिंक इसको कॉल करेंगे उसके अंदर। ठीक है, प्रिंट अगेन एलन मेरी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद कह रही हैं कि मैं इस लाइन को यहाँ पर पेस्ट करूँ। ये कहा है आपने? मुझे लगता है थोड़ा गड़बड़ हो गया, ट्राई कर लेते हैं। जी ऐसे ही होगा। गड़बड़ की टेंशन ना लें आप, बस। चले फिर कर दें, दिस इज व्हाट। ठीक है, बिल्कुल, ये देखें हमारे पास 32 प्रिंट होके आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैल्यूज को यहाँ पर रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, इस फंक्शन में जो हमारा आंसर होगा, रिटर्न का मकसद ये होता है कि वो वैल्यू हमें इससे बाहर एक्सेस हो जाए और हम उसको क्या कर सकें, जहाँ पे भी हमने यूज़ करना हो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट करवा के देख लिया। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक वेरिएबल के अंदर इसको, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा उसको आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने एक फंक्शन बनाया है, आपको पता है कि जो फर्स्ट वैल्यू आप पास कर रहे हैं वो भी इंटीजर है, जो सेकंड वैल्यू आप पास कर रहे हैं वो भी इंटीजर है। तो इंटीजर को इंटीजर के साथ ऐड किया जाए तो हमारे पास वैल्यू इंटीजर में ही आती है। तो आपने जो यहाँ पर वेरिएबल बनाना होगा जिसमें आपने इस आंसर को स्टोर करवाना है, उस वेरिएबल की डेटा टाइप भी आपने इंटीजर रखनी होगी, ताकि उसके अंदर इंटीजर ही स्टोर हो सके। जब आपको पता चल जाए जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो इंटीजर है। ये क्लियर है? जी। ठीक है, तो इस बात को जो अभी मैंने यहाँ पर किया है, इसको जल्दी से आप में से कोई रिवाइज करवा दे, फिर उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। ओके मैं करा दूं। जी जी बिल्कुल। ऑलराइट, एक सेकेंड। ये हमने एक क्लास के अंदर एक पब्लिक टाइप का मेथड बनाया है जिसमें हमने दो पैरामीटर्स पास किए हैं, दोनों जो है वो इंटीजर टाइप के हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्योंकि कुछ रिटर्न कराना था वैल्यू, तो इसलिए हमने उसका डेटा टाइप दिया है कि हम इंटीजर टाइप का रिटर्न कराना चाहते हैं वैल्यू। ओके, उसके बाद हमने एक प्रिंट करवाया है वर्ड के नाम से, एक स्ट्रिंग प्रिंट कराई है। फिर हमने जो दो पैरामीटर्स यूज कॉल कराए थे, सॉरी इस्तेमाल किए हैं, उनको जो है वो ऐड करा के एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिए और बाद में हमने उसको रिटर्न कराया है। फिर हमने मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स लिए, एक फर्स्ट के नाम से जिसमें हमने 12 नंबर इनिशियलाइज कराया है और एक और इंटीजर टाइप का लिया है सेक के नाम से जिसमें हमने 20 वैल्यू जो है वो स्टोर कराया है। उसके बाद हमारा ये क्योंकि फंक्शन जो है वो माई क्लास के अंदर लिखा हुआ था, तो हमने क्लास का नाम लिख के फिर हमने ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम लिखना था तो हमने ओबीजे लिख दिया। फिर इक्वल करके हमने ये एक नया ऑब्जेक्ट है इसलिए न्यू का कीवर्ड यूज किया और किस क्लास का है उस क्लास का नाम यूज किया। इस तरह ही हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया उस क्लास का। अब उस क्लास का इसका मतलब है कि उस क्लास के अंदर मौजूद जितने भी मेथड्स हम उनको यूज कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, जब वो कमेंट हुई भी है, ठीक है। हमने प्रिंट करवाना चाहे, किसको प्रिंट कराना चाहते हैं, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था वो, उसके थ्रू वो जो फंक्शन हमने सॉरी मेथड हमने लिखा था उसको हम प्रिंट कराना चाहते हैं। अब जो मेथड हमने मेंशन किया है उसमें दो पैरामीटर्स हैं, तो जब हम आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे तो उसमें भी दो ही देने पड़ेंगे, पहला वाला बी कहलवा देगा और दूसरा वाला जो है वो सी। तो इस तरह जो हमने वैल्यू यहाँ पे मेंशन की थी
उनको उसने एक में रिटर्न कराया, और जो रिटर्न कराया था उसको उसने system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू प्रिंट करा दिया। यस, बिल्कुल ठीक। तो तलहा हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा, क्या आप शेयर कर इतना बता सकते हैं हमें कि पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड हम जावा के अंदर क्यों यूज करते हैं? जी सर। सर मेनली जब हम पब्लिक यूज करते हैं ना, पब्लिक का मतलब है एवरीवन कैन एक्सेस दैट मेथड। ठीक है, उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, किसी टाइप किस्म का कोई मतलब ये नहीं कि आप इस मेथड को नहीं एक्सेस करते। एवरीवन, बेशक वो किसी दूसरी क्लास से है, बेशक वो अपनी क्लास पे है, बेशक वो किसी दूसरे पैकेज से, हर कोई एक्सेस कर सकता है। पब्लिक का मतलब ये है। प्राइवेट का मतलब क्या है? प्राइवेट का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ जिस क्लास में वो डिफाइन है, सिर्फ वही क्लास उसे असेस कर सकती है। ठीक है। और प्रोटेक्टेड का क्या मतलब है? प्रोटेक्टेड का मतलब ये है कि अगर वो सेम पैकेज के अंदर है तो देन वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही बिहेव करेगा। ठीक है, मतलब हमें आगे मजीद पढ़ेंगे पैकेजेस को। तो अगर वो एक सेम पैकेज में है और उसको हमने एज अ प्रोटेक्टेड डिफाइन किया है, तो देन वो सेम पैकेज के अंदर तो पब्लिक बिहेव करेगा। बट अगर आप एक पैकेज से दूसरे पैकेज में उसको कॉल करने लगेंगे तो वो एज अ प्राइवेट बिहेव करना शुरू हो जाएगा। तो इन तीनों का ये डिफरेंस है मेन। ठीक है। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया। ठीक है, पब्लिक का मतलब है फॉर एग्जांपल एक क्लास मेरे पास ये है। ठीक है, एक क्लास मेरे पास ये है और एक क्लास मेरे पास ये है। ठीक है, हम ज़्यादा क्लासेस भी बना सकते हैं, लेकिन समझने के लिए मैंने 3 क्लासेस का सहारा लिया। ये बॉक्सेस हैं, इसको आप समझ लेंगे क्लास है। ठीक है, अब आपने ये फंक्शन यूज़ किया है इस क्लास के अंदर जो माई क्लास बनी हुई है। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे क्लास बनाई माई क्लास 2 के नाम से, फिर आपने यहाँ पर क्लास बनाई माई क्लास 3 के नाम से। ठीक है, फिर ये जो आपके पास पब्लिक होगा, ठीक है, इसको आप इसकी अपनी क्लास में तो एक्सेस कर ही सकते हैं, साथ साथ किसी भी क्लास के अंदर इसको एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, और प्राइवेट, अगर हम प्राइवेट यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो प्राइवेट क्या होता है हमारे पास कि प्राइवेट को मैं सिर्फ इसी क्लास जिसके अंदर मैंने डिक्लेयर किया होगा, मैं उसी क्लास के अंदर उसको एक्सेस कर सकता हूँ। बाकी जितनी भी मेरे पास क्लासेस होंगी, ठीक है, उसके लिए मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो पब्लिक और प्राइवेट, इन दोनों में डिफरेंस पता चला? जी। ठीक है, तो अब हमारे पास एक आती है जी प्रोटेक्टेड। ठीक है, प्रोटेक्टेड के अंदर क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास सब क्लासेस होती हैं। ठीक है, सब क्लासेस, ऐसा समझ ले कि एक क्लास है उसके लिए सब क्लासेस हम क्लास बना ली है। मतलब कि फर्स्ट क्लास की जो खसूसियात हैं, ठीक है, वो दूसरे के साथ इनहेरिट करवा दी है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ये भी जस्ट माइंड में रखना है। ठीक है, हम इसको प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि हमें मजीद क्लियर हो जाए। तो जिस वक्त हम इनहेरिटेंस करवाते हैं तो वो उसकी बन जाती है सब क्लास। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड को हम सब क्लास के अंदर, मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज द पेरेंट क्लास एंड दिस इज द चाइल्ड क्लास। ठीक है, इस पेरेंट क्लास के अंदर मैंने प्रोटेक्टेड को यूज किया, तो उस प्रोटेक्टेड को मैं चाइल्ड के अंदर भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास एक क्लास है जो मैंने न्यू बनाई है, इसके अंदर मैं प्रोटेक्टेड को यूज करना चाहूँ तो वो मेरे लिए एक्सेसिबल नहीं होगा। अगर हम किसी ऐसी क्लास के अंदर इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो वी शुड यूज पब्लिक। तो ये पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, इन तीनों में डिफरेंस क्लियर है? यस सर। प्रोटेक्टेड का बताइएगा। ओके, मैं बताता हूँ। ठीक है, हमने देखा कि पब्लिक जोन सी है उसको हर जगह एक्सेस किया जा सकता है, प्राइवेट जोन सी है उसको सिर्फ उसी क्लास के अंदर एक्सेस किया जा सकता है जिसके अंदर उसको बनाया गया हो, और प्रोटेक्टेड को हम उसकी चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके।
उस क्लास के अंदर तो प्रोटेक्टेड को हम यूज कर ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम चाइल्ड क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि हमने न्यू क्लास बनाई है और वो उसकी चाइल्ड क्लास नहीं है, तो हम उसके अंदर प्रोटेक्टेड को एक्सेस नहीं कर सकते। ये क्लियर हो गया? यस क्लियर। सर एक ऑलराइट। एक और जी क्वेश्चन है कि अगर जी ये अभी तो हमने क्लासेस नहीं बनाई हैं, लेकिन हमने जो है वो जो मेथड है अपना पब्लिक डिक्लेयर किया है जो माय मेथड 2 है, तो जी। ये तो मतलब रेगुलर उस पे हैं आपके जो है वो मेन थ्रेड पर है, राइट? तो इस पे अगर हम इसको अगर प्राइवेट कर देते हैं, वो फिर भी वो एक्सेसिबल होगा हमें, अगर हम इसी जैसे क्लास के अंदर, यस, इसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा। नहीं, लेकिन यहाँ पे तो कोई क्लास नहीं है ना राइट नाउ, तो हमारे पास कोई क्लास तो नहीं है जैसे पब्लिक इन माय मेथड 2 जो है, ये वाला जो माय ये मेथड क्या? 2 है ये क्लास के अंदर है। ये क्या है? हमारे पास क्लास है ना। ओ ओके। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर जो मेरे पास पब्लिक है चीजें, उनको मैं दूसरी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको प्राइवेट कर देते हैं तो फिर मैं इस मेथड को दूसरी क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकता। हम्म क्लियर हुआ? हम्म, ये ओके। ठीक है, और प्रोटेक्टेड क्या होता है कि अगर मैं इसको प्रोटेक्टेड कर सकता हूं तो मैं इसको दूसरी क्लास के अंदर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। उसको एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उस क्लास को एज अ चाइल्ड यूज करना पड़ेगा ताकि वो प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सके। ठीक है, ये एक रफ सा स्केच है। ठीक है, इसको माइंड में रखेंगे तो फिर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके सर, सर सो ये जो आपने जो प्रॉब्लम मैंने मिस कर दिया, बीच में से मैं चली गई थी, तो मेरे ख्याल में ये जो माय क्लास आपने जो डिक्लेयर की है, माय क्लास क्लास, ये मेथड उसका पार्ट है। ओके ओके, आई मिस दैट क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए मुझे आई हैड टू यू नो नहीं, कोई बात नहीं। टू गो समवेयर, तो मैं कहीं चली गई थी तो वो उस वजह से मैं शायद ये मिस कर गई। अच्छा, ये क्लास ही का पार्ट है। ओके, अब समझ में आ गया, ठीक है। एग्जैक्टली अगर हम वैसे ही क्लास में नहीं कोई ऐसे ही मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं और मेन थ्रेड के ऊपर, अम, तो वो हम नहीं कर सकते जावा में। मुझे आपकी जो बात समझ लगी है, आप ये पूछ रही हैं कि अगर हम क्लास नहीं बनाते, डायरेक्ट मेथड बना लेते हैं, तो हम जी उसको जावा के अंदर यूज नहीं कर सकते, यही पूछना चाह रही हैं? जी 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 जी। हाँ जी, बिल्कुल। ओके ओके। ठीक है, तो स्टार्ट में मैंने ये क्लास को और फंक्शंस को इसलिए डिस्कस नहीं किया ताकि हमें बेसिक्स चीज़ें आसानी से समझ आ जाए। जिस वक्त हमारी ग्रिप बेसिक चीज़ों पे बन जाएगी ना, फिर हम इजीली उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, क्लासेस को और मेथड्स को। ओके, और सर एक दफा ये भी बता दीजिएगा, ये जो आपने जो मेन क्लास जो डिफाइन की है, जो मेथड डिफाइन किया है मेन, ये भी जरूरी जी, है? ये क्यों, मतलब क्यों जरूरी होता है जब भी हम क्लास? देखिए, मेन जब भी हम कोई काम करते हैं ना, ठीक है, तो हमारा जो मेन फंक्शन होता है उसने चलना ही चलना है। ठीक है, हम्म तो इसीलिए हमने ये मेन फंक्शन बनाया ताकि इसके अंदर हम जो भी लिखें उसने तो चलना ही चलना है। ठीक है, फिर मेन फंक्शन के अंदर हमारे जो वैसे फंक्शन है, हेल्पर फंक्शन बोल लें। ठीक है, कि हम यहाँ पर ज्यादा रश नहीं डालना चाहते, हमने हम्म। हेल्पर फंक्शन बना लिया, तो फिर उस मेन फंक्शन के अंदर हम उन हेल्पर फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये मेन फंक्शन क्लास का पार्ट नहीं है, ये क्लास के बगैर भी चलता है? नहीं नहीं, चलना इसने क्लास के अंदर ही है, लेकिन मेन ने लाजमी चलना होता है, उसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, नहीं लेकिन हमने इसकी क्लास नहीं डिफाइन की, राइट? मेन की तो। अब मेन को लिखा तो क्लास के अंदर ही है ना। ओके ओके, हर क्लास के अंदर एक हमें मेन चलाना, मेन मेथड डिफाइन करना होगा, और बाकी जो भी हम मेथड्स हैं वो पब्लिक या प्राइवेट डिफाइन कर सकते हैं। इज इट राइट दैट? यस, एग्जैक्टली ऐसा कह सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। जी तलहा, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सर मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा कि जी जी मैम ने बिल्कुल। अभी कहा कि फॉर एवरी क्लास मेन मेथड जरूरी होगा। ये चीज ना अभी हम नहीं कह सकते कि फॉर एवरी क्लास लाजमी है कि हम उसमें मेन मेथड रखें। रीजन बीइंग देयर आर सम क्लासेस जो कि हम डिफाइन जरूर करेंगे,
कि हम सिर्फ और सिर्फ उसमें मेथड रखेंगे, बट उसको रन करवाने के लिए एक अलग से हम उसको कह सकते हैं कि लेट्स से रनर क्लास है, तो क्या करेंगे हम उस रनर क्लास के अंदर सिर्फ मेन मेथड होगा जो कि बाकी सब क्लासेस से सारे मेथड यूज कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमारे पास ये डिफरेंट क्लासेस हैं, ठीक है, इनके अंदर अब मेन मेथड नहीं है, अभी इनके अंदर डिफरेंट जस्ट सिंपल पब्लिक प्राइवेट जो भी जस्ट मेथड्स हैं। लेकिन अब हमारे पास एक ये क्लास है, ठीक है, जहां से हमारा कोड रन होना शुरू होगा, जिसको लेट से मैं इसको कहता हूँ ये रनर वाली क्लास है हमारी। तो इन दैट केस जो सा हमारा ये वाली क्लास होगी ना, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर हमारा एक मेन मेथड होगा जो कि बाकी सब क्लासेस से चीजें लेके आके यूज कर रहा होगा। एग्जैक्टली लेकिन अगर हमें इंडिविजुअली उनको रन करना होगा तो फिर हमें मेन बनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, अगर सिर्फ मतलब इंडिविजुअली से मुराद अगर सिर्फ इसको रन करना है तो देन बनाना पड़ेगा। ओके, सो इसका मतलब बिल्कुल। इसको हम इस तरह ले सकते हैं कि जो आपने जो रनर क्लास बनाई है, ये आपकी जब आप इसको रन करते हैं तो और ये मेन फंक्शन जो है वो रन करता है, तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये जो है वो आपका थ्रेड एक तरह का मतलब ग्लोबल थ्रेड आप उस पे रन कर रहे हैं, और फिर देन उसके बाद जो है वो बाकी सब क्लासेस उसी के अंदर रन कर रही हैं। इस तरह से इसको ले सकते हैं या नहीं? यस यू कैन डू से इट कि ये बाकी सारे जो सी हैं इस मेन के अंदर आके रन हो रही हैं, जस्ट समझने के लिए कह सकते हैं। यानी ग्लोबल, जैसे आपका ग्लोबल स्कोप जो है वो आपका ये हो जाएगा जो रनर क्लास है। रनर क्लास है। ओके, और फिर उसके बाद आपका ओके बाकी जितनी भी क्लासेस होंगी वो उसके हिसाब से उसका स्कोप डिफाइन होगा। ओके एग्जैक्टली तो हम इसको ना थोड़ा सा करके भी देखते हैं, ठीक है, ताकि हमें मजीद चीज़ें क्लियर हों। थैंक यू सो मच तलहा, आपने बहुत अच्छा पॉइंट क्लियर किया। तो मेरे ख्याल में मैं ये पॉइंट मिस कर रहा था। थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पर अगर हम न्यू पे क्लिक करें ना, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है जावा क्लास। ठीक है, हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो हम अपनी जावा क्लास को, नई क्लास को, ठीक है, डिक्लेयर कर सकते हैं। तो डिक्लेयर हो गई मेरे पास। मैंने इसको क्या किया कि इसके अंदर मेरे पास फंक्शन बन के आ गया, जो मैंने उसका क्लास का नाम रखा, क्लास का नाम बन गया मेरे पास। ठीक है, तो जैसे ही मेरे पास ये क्लास का नाम बन गया, मैंने उसके अंदर एक मेन फंक्शन बना लिया। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास जो इस क्लास के अंदर, ठीक है, अब मैं इस क्लास को रन नहीं करूंगा। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने इसमें से किसी एक फंक्शन को एक्सेस करना है। ठीक है, तो मेरे पास कौन सा फंक्शन है यहाँ पर? पब्लिक। ठीक है, पब्लिक फंक्शन है, तो इसको मैं डायरेक्टली दूसरी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, और इसका नाम है माई मेथड 2। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। ठीक है, मैंने सिंपल क्या किया, जो मेरा मेन फंक्शन था उसके अंदर, ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, किसका? माई क्लास का। ये मेरे पास क्लास है जिसका नाम है माई क्लास। मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने कहा कि मैंने माई मेथड 2 को कॉल करना है। ठीक है, यहाँ पर ये एरर शो कर रहा है, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि मुझे यहाँ पर ये दो वैल्यूज़ को पास करना पड़ेगा, दो इंटीजर्स को पास करना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहीं से कॉपी करके, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मैं इसको यूज़ कर सकूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड है मेरे पास। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड को यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। तो वो क्या करेगा? अब देखें, एरर्स दूर हो गए। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर system डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मैं इसको यहाँ से कट करके इसके अंदर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे टर्मिनेटर्स जो से हैं वो दो आ गए हैं, एक रिमूव कर लेते हैं, तो ये प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, हम इस क्लास को रन करके देखते हैं। ठीक है, तो अब देखें कि इसने मुझे प्रिंट करवा दिया। ठीक है, 32 प्रिंट करवा दिया। अगर फॉर एग्जांपल कि इस क्लास के अंदर मेरे पास ये मेन फंक्शन ना होता, ठीक है, तो वो क्या करता कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, इसके मेन मेथड 2 को कॉल करके। ठीक है, तो मेन मेथड 2 के अंदर मेरा वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, और ए की वैल्यू जो सी है वो रिटर्न हो रही है ऐड होके। तो जो ए की वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट हो रही है, और वर्ल्ड की वैल्यू जो सी है वो यहाँ पर प्रिंट हो रही है।
ठीक है, अगर मेन मेथड ना होता तो मैं इस क्लास के अंदर बने हुए फंक्शंस को इस तरीके से एक्सेस कर सकता था। ठीक है, जी अब समझ में आ रहा है, थैंक यू। वेलकम। तो अभी हमने ये पब्लिक को देखा, ठीक है, उसके बाद हमने देखना है प्राइवेट को और प्रोटेक्टेड को। ठीक है, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन